hope you're understanding it because we've done a lot of topics already therapeutic approaches में और अब हम आ गए cognitive therapy में. In the last video we have done behavioral therapy में आपने सब पढ़ लिया है. Behavioral techniques आपने पढ़ ली है. फिर behavioral techniques में कुछ important चीज़ें आपने पढ़ी जैसे positive reinforcement, negative reinforcement, aversive conditioning है. फिर आपने token economy भी पढ़ा. And there are multiple topics that we've already done and now we are coming to cognitive therapy. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद इट विदाउट वेस्टिंग टाइम. कॉग्निटिव थेरेपी. अब देखो इसको थोड़ा सा रिलेट करके चलना कौन सी चैप्टर 4 से. चैप्टर 4 में आपने क्या पढ़ा था? आपने बार बार एक चीज़ पढ़ी थी कि जब आप कॉग्निटिव थेरेपीज की बात कर रहे हो, कॉग्निटिव अप्रोच की बात कर रहे हो, तो देयर वाज अ क्लियर मेंशन ऑफ इरैशनल थॉट्स कि इरैशनल थॉट्स और बिलीव्स बन रहे हैं जिनका कोई बेस नहीं है. These irrational thoughts and beliefs are the cause of psychological distress. तो cognitive therapy क्या कह रही है? Cognitive therapy कह रही है कि irrational thoughts और beliefs are the cause of psychological distress. और इसमें हम अब आगे बहुत लोगों के बारे में पढ़ेंगे. हम एरन बेक के बारे में पढ़ेंगे और अभी अभी हम एल्बर्ट एलिस के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स गेट इनटू इट. अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो कॉग्निटिव थेरेपी है क्या. देखिए, कॉग्निटिव थेरेपी आपके स्टिग्मा को चेंज कर रही है या फिर आप कह सकते हो आपकी जो इरेशनल थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, उसको चेंज कर रही है. द नेगेटिव पैटर्न्स, द नेगेटिव पैटर्न ऑफ थॉट, the negative pattern of cognition is the problem. These irrational thoughts and beliefs are the problem. So you're changing those irrational thoughts and beliefs which are the cause of psychological distress. तो इसको आप चेंज कर रहे हो कॉग्निटिव थेरेपी में. कैसे चेंज कर रहे हो, कौन कौन क्या क्या बोल रहा है, दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू. अब आ जाते हैं एल्बर्ट एलिस पे. एल्बर्ट एलिस ने क्या दिया? एल्बर्ट एलिस ने आरईटी दी. आरईटी इज रैशनल इमोटिव थेरेपी. अब आरईटी रैशनल इमोटिव थेरेपी क्या कहता है? द सेंट्रल थीसिस ऑफ दिस थेरेपी, the central thesis of this therapy is that irrational beliefs mediate between antecedent event and their consequences. हमने पिछले टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ लिया antecedent event क्या होता है, consequences क्या होते हैं. अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो antecedent event क्या होगा? antecedent event is मान लेते हैं this, ठीक है, and this is the cause for the behavior. कोई आपका इरेशनल थॉट पैटर्न्स है या फिर डिफॉल्टिव पैटर्न ऑफ आपका बिहेवियर है, दैट इज कॉज्ड बाय व्हाट? एंटीसीडेंट बिहेवियर. तो एंटीसीडेंट बिहेवियर और उसका जो ये कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, इसके बीच में आपके कहाँ है? इरेशनल बिलीफ्स है. उस इरेशनल बिलीफ, दिस इज योर एंटीसीडेंट इवेंट और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आ गया? आपका बिहेवियर. अब ये आया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इरेशनल थॉट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. The irrational thoughts mediate between the antecedent event and the consequences. सबसे पहला स्टेप आपकी आरईटी में क्या होता है, रैशनल इमोटिव थेरेपी में क्या होता है कि आप एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस करते हो. दैट इज एबीसी एनालिसिस. क्या है एबीसी एनालिसिस? एबीसी एनालिसिस इज एंटीसीडेंट, ठीक है, एक एक शब्द करके करते हैं. एंटीसीडेंट, बिलीफ और कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस. आप सबसे पहले एनालाइज किसको करोगे? एंटीसीडेंट इवेंट को करोगे. एंटीसीडेंट इवेंट जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है, आप उसको नोट कर रहे हो, ठीक है. आपने ए किया, ए इज एंटीसीडेंट इवेंट. तो एंटीसीडेंट इवेंट दैट इज कॉजिंग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. अगर मैं आपको एग्जांपल लेकर चलूं, मान लेते हैं दैट दिस पर्सन, हमने पहले भी पढ़ा था इस एग्जाम्पल्स के बारे में. मान लेते हैं देयर इज दिस एक्स वाई जी पर्सन एंड ही इज नॉट हैविंग डिनर, ठीक है. कोई चाइल्ड है, वो डिनर नहीं ले रहा है. वो डिनर क्यों नहीं ले रहा है? एंटीसीडेंट इवेंट क्या है कि लंच टाइम पे वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, इसलिए डिनर तक उसको भूख नहीं लगती, तो इसलिए इज नॉट हैविंग हिज डिनर. तो दैट इज द एंटीसीडेंट इवेंट. तो आपने एंटीसीडेंट इवेंट नोट कर लिया कि इस एंटीसीडेंट इवेंट की वजह से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है. द क्लाइंट इज ऑल्सो इंटरव्यूड. क्लाइंट को इंटरव्यू किया जाएगा, उसके रैशनल थॉट्स को देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा विच आर डिस्टॉर्टिंग द प्रेजेंट रियलिटी. प्रेजेंट रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने वाले रैशनल बिलीफ्स कौन से होते हैं? देखो, इरेशनल बिलीफ का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. There's an XYZ person. He is sitting and I passed next to him. And when I was passing, he laughed. तो मुझे लग रहा है कि the person is laughing about me. They are making a conspiracy about me. They don't like me. Everybody hates me. Everybody is against me. तो देखो, वो single insignificant event से, वो event जिसका maybe he might be laughing on something else. तो आई मेड अ पैटर्न ऑफ इरेशनल बिलीफ्स. ये इरेशनल बिलीफ्स मेरे प्रेजेंट रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रही हैं. दिस इरेशनल बिलीफ्स मे नॉट बी सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल एविडेंस. आपके पास सिर्फ कोई एम्पिरिकल एविडेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. सिर्फ इस बेसिस पे कोई हंस रहा है डज नॉट मीन दे आर प्लॉटिंग टू किल यू, राइट. These beliefs are characterized by thoughts with must और should यहाँ पर exist कर रहे हैं. Must और should मतलब everybody should love me. Now that is an irrational belief. Everybody cannot love you. Everybody should take care of me. Everybody should be nice to me. Everybody should help me. Everybody should listen to me. That's not possible.
दिस इज अ इररेशनल बिलीफ। ये बिलीव्स क्या होने से होता है, मस्ट और शुड से कैरेक्टराइज होता है। थिंग्स मस्ट एंड शुड इन अ पर्टिकुलर मैनर। यहाँ से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है और सीरियसली उन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में ही लिखा होता है that the thoughts are characterized by shoulds and must। तो ये shoulds और must वाली लाइन सिर्फ पढ़कर आगे नहीं चलना है, इसको दिमाग में रखना है। These beliefs are characterized by thoughts with must and should, things must and should be in a particular manner। Examples कौन से हो गए आपके rational belief के, कि एक one should be loved by everyone all the time। This is an irrational belief। Human misery is caused by external events over which one does not have any control। कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ बुरी हो रही है उसका कॉज कोई और है, आप नहीं हो, आप उसका कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सटर्नल इवेंट्स है, जिंदगी खराब चल रही है, किसी और की वजह से चल रही है और आप उसे चेंज भी नहीं कर सकते। दिस इज एन इररेशनल इवेंट। द डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, जो ये डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है एंटीसीडेंट इवेंट की इररेशनल बिलीफ की वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है। डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है एंटीसीडेंट इवेंट की। अब एंटीसीडेंट इवेंट क्या था, द पर्सन लाफिंग, ठीक है, द पर्सन लाफिंग इज द एंटीसीडेंट इवेंट। इस एंटीसीडेंट इवेंट के बारे में मैंने डिस्टॉर्टेड परसेप्शन बनाई एंड दिस डिस्टॉर्टेड परसेप्शन लेड टू द कॉन्सिक्वेंस, जो क्या है, मेरे नेगेटिव इमोशंस और बिहेवियर। ठीक है, तो द डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ एंटीसीडेंट इवेंट ड्यू टू इररेशनल बिलीव्स की वजह से लीड्स टू कॉन्सिक्वेंस। अब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नेगेटिव इमोशंस एग्जिस्ट करेंगे, बिहेवियर एग्जिस्ट करेगा। जो इररेशनल बिलीव्स हैं वो एक्सेस किए जाएंगे थ्रू क्वेश्चनर्स, इंटरव्यू। तो हम ढूंढेंगे कि इररेशनल बिलीव्स कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब हम आरईटी करते हैं तो इररेशनल बिलीव्स को आर रेफ्यूटेड बाय द थेरेपिस्ट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नॉन डायरेक्टेड क्वेश्चनिंग। वी हैव read about this in the last chapter। और देखो फिर से आ गया, चीजें रिपीट ही हो रही हैं, आपको रिलेट करना आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, प्रोसेस ऑफ आरईटी में क्या होता है, नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग होती है। आई विल आस्क यू, डिड ही से समथिंग दैट कुड पुट फॉरवर्ड द फैक्ट दैट ही डज नॉट लाइक यू? No, he doesn't, did not। Did has he done any action in the past that has caused harm to you? No, he did not। Do you know him personally or do you have a personal connection with him? No, you don't। तो दिस इज, देखो डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग में आपको ऐसे पूछूंगी कि आपको ऐसा लगता है कि एवरीबॉडी वांट्स टू किल यू, दैट इज वेरी डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग। मैंने बिल्कुल डायरेक्टली ही दैट कोर स्टीरियोटाइप या स्कीमा है, जो भी आप इरेशनल बिलीफ लेकर चल रहे हो, मैंने उसको डायरेक्टली, I directly looked onto it, right? Non-directive questioning होगी, gentle questioning होगी। I will not put you down, I will not make you feel like I'm judging you। Without probing or being directive, मैं आपको probe नहीं करूँगी। I will ensure कि negative emotions ना आए आपके अंदर towards me also। The questions makes the client to think deeper into his or her। और ऐसे questions होंगे कि वो खुद की ही perception में deeper सोचेगा and this will eventually lead to change of those irrational beliefs, assumptions about life and problem। Gradually the client is able to change the irrational beliefs by making a change in his or her philosophy of life। ठीक है, तो जो रैशनल बिलीफ सिस्टम होता है, रैशनल बिलीफ सिस्टम रिप्लेस कर देगा हमारे रैशनल बिलीफ सिस्टम को, रिडक्शन हो जाएगा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में। हमने आरईटी कर लिया है, आरईटी क्या होता है फिर से बताते हैं, रैशनल इमोटिव थेरेपी। रैशनल बिलीफ सिस्टम लाना है इरेशनल बिलीफ सिस्टम की जगह। कैसे लाएंगे, एबीसी एनालिसिस से। एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस, एंटीसीडेंट कॉज है, एंटीसीडेंट कॉज, एंटीसीडेंट क्या है, द पर्सन लाफिंग। उसके बारे में मैंने बिलीफ बनाया, दैट इज बिलीफ इज दैट इरेशनल थॉट एंड इरेशनल पैटर्न ऑफ थॉट्स जो मैं बना रही हूँ, और उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस हुआ। कॉन्सिक्वेंस क्या है, नेगेटिव इमोशंस। एंटीसीडेंट इवेंट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कॉज कर रहे हैं, मैं उसे नोट करूंगी। उसके बाद कैसे पता चलेगा मुझे कोई कि फिर मैं इरेशनल बिलीफ ढूंढूंगी, और इरेशनल बिलीफ मुझे कैसे पता चलेंगे, इरेशनल बिलीफ में शुड्स और मस्ट बड़े यूज होते हैं। उसके बाद आई लुक इनटू दैट हाउ द डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ एंटीसीडेंट इवेंट इज कॉजिंग दैट इरेशनल बिलीफ, और फिर वो कॉन्सिक्वेंस बन रहा है। मैं नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग से, दैट विल बी जेंटल, नॉन डायरेक्टिव एंड नॉन प्रोबिंग, ऐसी क्वेश्चनिंग से आई मेक द पर्सन थिंक डीपर इनटू हिज और हर फिलोसफी ऑफ लाइफ। इवेंचुअली ही विल एबल टू रिड्यूस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बिकॉज ही इज चेंजिंग हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ। अपने रैशनल बिलीफ सिस्टम को वो चेंज कर रहा है, रैशनल बिलीफ सिस्टम आ रहा है और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कम हो रहा है। आपने आरईटी पढ़ा, आपने देखा कि किसने दिया, ये एल्बर्ट एलिस ने दी है। आपने ये भी देखा कि आरईटी क्या है, एबीसी एनालिसिस आपने देखा, और उसके बाद आपने क्या देखा कि नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग से यू आर टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉब्लम हियर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, एक और कॉग्निटिव थेरेपी गिवन बाय एरन बेक। अभी आपने कौन सी कॉग्निटिव थेरेपी की, बाय एल्बर्ट एलिस, कौन सी, आरईटी। अब एरन बेक ने क्या कहा है, एरन बेक ने कहा है हिज थ्योरी
ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस करेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी और डिप्रेशन। इनकी जो थ्योरी है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में, इस डिस्ट्रेस की, इसमें आपको एंजाइटी और डिप्रेशन दिखेगा। कैसे? वो कह रहे हैं कि जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, फैमिली ने जो आपको दिया, सोसाइटी ने जो आपको दिया, उससे कोर स्कीमास बन जाते हैं। कोर स्कीमास सिस्टम्स वो बिलीफ है जिसपे आप यू आर वेरी वेरी स्टर्न ऑन दैट, कि हाँ ये बिलीव तो मेरा लाइफ सिस्टम का बिलीफ है, यदि तो मैं मानता ही मानता हूँ। मान लेते हैं आपकी सोसाइटी ने आपको पढ़ाया, आपकी सोसाइटी ने या आपकी आपकी फैमिली ने आपको बताया दैट अरेंज मैरिज इज द कल्चर और वट एवर द कॉल इट, एंड लव मैरिज इज नॉट अलाउड। ठीक है, आपकी फैमिली ने आपको बताया, सोसाइटी ने आपको बताया, आपने कोर स्कीमा डेवलप कर दिया, कोर स्कीमा आपने डेवलप कर दिया, सिस्टम आपने डेवलप कर दिया। अब इसमें क्या है? बिलीव्स है और एक्शन पैटर्न्स है, किसके? इंडिविजुअल में, विच इंक्लूड बिलीव्स एंड एक्शन पैटर्न इन द इंडिविजुअल। तो एक क्लाइंट जिसको उसके पेरेंट्स ने नेग्लेक्ट कर दिया एज अ चाइल्ड, वो कोर स्कीमा बना लेता है कि आई एम नॉट वांटेड, आई एम नॉट लव्ड। या सोसाइटी में इफ ही इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड, तो वो बना लेगा दैट द सोसाइटी डज नॉट लाइक मी, नोबडी लव्स मी। तो फ्यूचर में आगे समबडी शोइंग अफेक्शन टू हिम, करते हैं एग्जाम्पल करते हैं, during the course of life, a critical incident occurs in her or his life. She is publicly ridiculed by a teacher in a school. स्कूल में किसी टीचर ने publicly उसको कुछ ऐसे स्टेटमेंट कह दिए that made fun of her. The critical incident triggers the core schema that she is not wanted, और इसकी वजह से क्या होता है? डेवलपमेंट होता है नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स का। अब जो ये नेगेटिव थॉट्स होते हैं, परसिस्टेंट इरेशनल थॉट्स होते हैं, परसिस्ट करते हैं that nobody loves me just because that one person was rude to me, everybody will be rude to me. तो nobody loves me, I'm stupid, I will not succeed, ये ऐसे नेगेटिव इमोशंस होते हैं विच आर करेक्टराइज्ड बाय कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो गई है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आर वे ऑफ थिंकिंग विच आर जेंटल इन नेचर बट विच डिस्टॉर्ट द रियलिटी इन नेगेटिव मैनर। रियलिटी से आप दूर चले गए हो। इवन इफ somebody is nice to you, is loving you or is respecting you, you won't be able to acknowledge that, क्योंकि आपको लग रहा है that that is not happening। रियलिटी डिस्टॉर्ट हो गई है। आपने कोर थीम ही बना ली है अपनी लाइफ की, या फिर इवन इफ नोबडी इज लविंग यू, यू थॉट दैट नोबडी कैन लव यू और नोबडी विल लव यू। द पैटर्न ऑफ थॉट्स आर कॉल्ड डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। जब आपकी रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है, दैट इज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। आप ऐसे पैटर्न्स ऑफ थॉट्स बना लेते हो जो इरेशनल होते हैं, इट इज डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। दिस लीड्स टू एरर ऑफ कॉग्निशन अबाउट सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी के बारे में देयर इज अ एरर ऑफ कॉग्निशन। सोशल रियलिटी, द रियलिटी दैट्स एग्जिस्टिंग अराउंड यू, उसके बारे में जो आपके कॉग्निटिव पैटर्न्स हैं, वहीं वहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। रिपीटेड अकरेंस ऑफ दीज थॉट्स, अगर ये थॉट्स रिपीटेडली अकर हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट किस चीज़ का होगा? फीलिंग का। किस चीज़ की फीलिंग का? एंग्जाइटी की फीलिंग का, डिप्रेशन की फीलिंग का। रिपीटेड अकरेंस ऑफ दीज थॉट्स, जब ये थॉट्स रिपीटेडली अकर करेंगे तो डेवलपमेंट होगा फीलिंग का, एंग्जाइटी का, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। अब नाउ बिकॉज ऑफ द रिपीटेड, देखो है तो इरेशनल थॉट ही ना, इट इज डिस्टॉर्टिंग योर रियलिटी, इट इज हार्मिंग यू, इट्स अ नेगेटिव थॉट। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का वो कॉज बन जाएंगे। तो थेरेपिस्ट क्या करेगा कि वो क्वेश्चनिंग यूज करेगा। क्वेश्चनिंग फिर से कैसी होगी? जेंटल होगी, नॉन थ्रेटनिंग होगी, डिस्प्यूटेशन ऑफ द क्लाइंट्स बिलीफ। क्लाइंट के बिलीफ और थॉट पैटर्न को हम कॉन्ट्रास्ट में नहीं लाएंगे। will not be will not threaten that client with कि हम आप तो हम आपका बिलीफ सिस्टम ही चेंज कर रहे हैं। That's the aim, but we won't show it off, right? Example of such questions will be, why should everyone love you? Why does it mean, what does it mean to take to succeed? ये क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्लाइंट को उस डायरेक्शन में सोचने को मजबूर करते हैं, विच इज अपोजिट टू द नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। देखो आपने एक पैटर्न ऑफ थॉट बना दिया कि जैसे ही किसी ने आपसे पूछा दैट डज समबडी लव यू, यू सेड नो। ठीक है, फिर आपको याद है कि उस टीचर ने आपको ऐसे बात की दैट नोबडी लव्स यू, नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ यू। या फिर आपने कहा कि एवरीबडी शुड लव मी। तो ठीक है, जैसे आपके दिमाग में थॉट आए दैट एवरीबडी शुड लव मी, तो यू आर एक्सपेक्टिंग एवरीबडी अराउंड यू टू लव यू, टू टेक केयर ऑफ यू, टू बी गुड टू यू और टू सर्व यू, राइट? अब आपका क्वेश्चन में आता है दैट व्हाई शुड एवरीवन लव यू, सब आपसे क्यों प्यार करें? नाउ दिस इज अपोजिट डायरेक्शन। अब आपने आपने ये चीज नहीं बताने की हाउ दे शुड लव यू, you have to tell why they should love you. So you think about in an opposite direction to the negative automatic thoughts. Negative automatic, यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करोगे तो नेगेटिवली ऑटोमेटिकली इरेशनल थॉट बिलीफ सिस्टम आ रहा है, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। थॉट्स वे बाय शी, जो जिसमें वो इनसाइट, शील गेट द इनसाइट ऑफ अ डिसफंक्शनल स्कीमास जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड दे विल बी एबल टू ऑल्टर हिज और हर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को वो ऑल्टर कर पाएंगे। अगर थेरेपी की एम की बात करें तो एम क्या है कि आपको अचीव करना है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, विच इन टर्न रिड्यूसेस एंजाइटी एंड डिस्ट्रक्शन।
कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हो गया है तो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करोगे। क्या मतलब है इस बात का? कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, आपका थॉट पैटर्न नेगेटिव बन गया है, आपका थॉट पैटर्न डिस्टॉर्टेड बन गया है, अब इसको आपको चेंज करना है, इस कॉग्निटिव थॉट पैटर्न को आपको चेंज करना है। तो आप कैसे चेंज करोगे? आप कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग से चेंज करोगे। अब कॉग्निटिव जब रीस्ट्रक्चरिंग होगा, जब आपका थॉट पैटर्न चेंज होगा, देन दिस विल रिड्यूस एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। सिमिलर बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी फोकसेस ऑन सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। देखो, बिहेवियर थेरेपी की तरह जो कॉग्निटिव थेरेपी है वो भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रही है। अनलाइक साइकोडायनेमिक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी इज ओपन। ओपन कैसे है? जो थेरेपिस्ट है वो अपनी लाइफ के बारे में भी बता सकता है, दैट हाउ ही ओवरकम इट। इट इज शॉर्ट लास्टिंग बिटवीन 10 to 20 सेशन। यहाँ पर आपके पास डिफरेंस आ गया कि देखो, बिहेवियरल थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी में दोनों में ही आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, बट साइकोडायनेमिक थेरेपी अलग होती है। साइकोडायनेमिक थेरेपी पे द थेरेपिस्ट डज नॉट टेल द क्लाइंट अबाउट द हिज इंट्रासाइकी कॉन्फ्लिक्ट्स, नहीं। द यहाँ पे क्या होता है बिहेवियर थेरेपी में, थेरेपिस्ट देखो, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, आपने मॉडलिंग पढ़ा। मॉडलिंग में क्या है, थेरेपिस्ट ही आपका मॉडल बन चुके हैं। जैसे थेरेपिस्ट बिहेव कर रहा है वैसे ही आप कर रहे हो, आपने विकेरियस लर्निंग पढ़ा, राइट? तो थेरेपिस्ट शेयर्स हिज और हर मेथड विद द क्लाइंट कि कैसे हाउ ही इज कोपिंग अप विद लाइफ, या फिर थेरेपिस्ट ये भी बता देगा दैट हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू, what is the course of method that we're going to pursue for helping you। उसके बाद आ जाता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। The most popular therapy is cognitive behavioral therapy. CBT, research into the outcome and effectiveness of psychotherapy। देखो, CBT जो cognitive research behavioral therapy है, it states that the outcome and effectiveness of psychotherapy has conclusively established CBT to be a short and efficacious treatment। छोटा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो गया, पैनिक अटैक्स हो गया, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आप मान सकते हैं समवट लाइक, आप कह सकते हैं समवट लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर। एक्सट्रीम इमोशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नहीं आएगा बट जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। सीबीटी क्या अडॉप्ट करता है? बायो साइकोसोशल अप्रोच टू द delineation of psychopathology। it combines cognitive therapy with behavioral techniques। cognitive therapy को behavioral technique के साथ क्या कर देता है? combine कर देता है। the rationale is that client distress has its origin। जो rationale क्या है कि जो देखो बेस्ड किस चीज पर है, कि जो क्लाइंट का डिस्ट्रेस है उसका बेस है उसका साइकोलॉजिकल और सोशल रैम। वो क्या रहा है? वो कह रहा है कि क्लाइंट जो क्लाइंट है उसका डिस्ट्रेस का ओरिजिन कहाँ है? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल रैम में। थोड़ा सा याद करो, पिछले चैप्टर में, चैप्टर 4 में हमने बायो साइको सोशल अप्रोच पढ़ी थी। उसमें भी आपने कुछ ऐसा ही पढ़ा था कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल तीनों चीजें मिलकर प्रॉब्लम बना रही है। हेंस इंटरेस्टिंग द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थ्रू रिलैक्सेशन प्रोसीजर। बायोलॉजिकल प्रोसेस में आप रिलैक्सेशन प्रोसीजर यूज कर रहे हो, साइकोलॉजिकल में आप बिहेवियरल थेरेपी यूज कर रहे हो, और कॉग्निटिव टेक्निक यूज कर रहे हो सोशल वंस के लिए। विद एनवायरमेंटल एंड मैनिपुलेशन विद मेक सीबीटी अ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक। कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक होगी, आपने तीनों चीजें यूज कर ली। आपने साइकोलॉजिकल चेंजेस भी ला दिए, आपने यहाँ पे बायोलॉजिकल चेंजेस भी ला दिए, आपने यहाँ पे सोशल चेंजेस भी ला दिए, विच इज इजी टू यूज, एप्लीकेबल टू वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स एंड हैज प्रूवन एफिशिएंसी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होता है? सीबीटी क्या होता है? बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल और सोशल रैम में सब दे ऑल आर द ओरिजिन ऑफ द डिस्ट्रेस। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में रिलैक्सेशन प्रोसीजर यूज करोगे, साइकोलॉजिकल में बिहेवियर प्रोसीजर यूज करोगे, और कॉग्निटिव थेरेपी यूज करोगे एनवायरमेंटल मैनिपुलेशंस के लिए, सोशल रैम को इम्प्रूव करने के लिए। नॉट रियली। देखो, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक हम दूसरे लोगों को चेंज कर देते हैं उनके लाइफ में, वी टेल देम हाउ टू डील विद इट। CBT is a comprehensive technique which is easy to use, applicable to a variety of disorders, or has proven efficiency। From the next video, we're going to start humanistic existential therapy।